Now let us study the reaction rate as the average rate. The rate of reaction is the change in molar concentration of the species, and these species can be a reactant or a product. They are divided by the time taken for the change. मतलब रिएक्शन रेट क्या है? वो चेंज है जिसमें स्पीसीज जो कि रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उनकी मोलर कंसंट्रेशन को डिवाइड किया जाता है टाइम से, उस टाइम से जो टाइम उन्होंने उस चेंज के लिए लिया है। उनकी कंसंट्रेशन में जो भी चेंज आया है उसके लिए जितना टाइम लगा उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। ओके, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल लेके। सो लेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, हमने एक रिएक्टेंट ए लिया है जो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और उसकी मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है फ्रॉम 0.55 मोलर टू 0.028 मोलर, और ये कितने टाइम में हो रहा है? ये हो रहा है 32 मिनट्स में। मतलब 32 into 60 दैट इज 1920 सेकेंड्स। ओके, नाउ how to calculate the average rate? Now the average rate will be equal to minus sign will be put here. कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे हम रखेंगे फाइनल मोलर कंसंट्रेशन माइनस में इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन दैट इज 1920 seconds. Now this comes to be minus 0.027 divided by 1920 and the answer is 1.4 into 10 raised to the power minus 5 mole per liter per second. Okay, now this was about the reaction rate as the average rate. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने कल पढ़ा था, लास्ट पार्ट 1 में पढ़ा था। Now we are going to do the graphical determination of average reaction rate. किस तरह से हम graphically average reaction rate को determine कर सकते हैं। So उसके लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इस ग्राफ में यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है सब्सटेंस X की जो एक रिएक्टेंट है, और यहाँ पर है टाइम T। ये टाइम इंडिकेट कर रहा है चेंज में कितना टाइम लगा है। ओके, सो ग्राफिकली डिटरमाइन करने के लिए एवरेज रेट, लेट अस अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। x1, यहाँ पर x1 लिखा हुआ है, देखो यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ t1 है, यहाँ t2 है। क्या मतलब है इनका, पहले ये जानते हैं। x1 क्या है? वो मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट कौन सा? ये x जो है। मोलर कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेंट की जब टाइम t1 होता है, और x2 वो मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जब टाइम t2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन निकाले तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन विल बी x2 minus x1 means final molar concentration minus initial molar concentration. Now here is the change in time. Change in time will be t2 minus t1 means final time minus में initial time. So reaction rate कैसे निकालेंगे? Reaction rate will be equal to del x upon del t will be equal to minus final concentration minus initial concentration divided by final time minus initial time. Okay, so average reaction rate graphical method से इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर हमने दो टाइम लिए हैं, हमने दो टाइम जो है फाइनल कर लिया कि हम इन दो टाइम के बीच में एवरेज कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं, एवरेज रिएक्शन रेट निकालना चाहते हैं। एवरेज रिएक्शन रेट क्या है? T1 से लेके T2 तक जाने में। तो हमने क्या किया है, यहाँ से डॉटेड लाइन हम लेके गए इस ग्राफ के कर्व तक, और यहाँ से हमने इस लाइन को इधर मोलर कंसंट्रेशन पे एक्सटेंड किया। ऐसे ही T2 वाले पॉइंट से डॉटेड लाइन हमने यहाँ पे कर्व तक ले गए, और फिर इस पॉइंट से हम डॉटेड लाइन लेके आते हैं मोलर कंसंट्रेशन तक। इस तरह से T2 टाइम पे जो मोलर कंसंट्रेशन है वो हमने x1 यहाँ पे पॉइंट आउट कर दी है। ऐसे ही T2 टाइम पे जो मोलर कंसंट्रेशन है हमने x2 यहाँ पे पॉइंट आउट कर दी है। ओके, सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द एवरेज रिएक्शन रेट बाय ग्राफिकल मेथड।
Now let us discuss the limitations of the average reaction rate. Average reaction rate की क्या limitations हैं? तो एवरेज रिएक्शन रेट जो है वो हमें एक्चुअल पिक्चर नहीं देता रिएक्शन रेट की, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है रिएक्शन रेट में वो हमें एवरेज रिएक्शन रेट से नहीं पता चल सकता. सो एवरेज रिएक्शन रेट डज नॉट गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ द रिएक्शन रेट. मीन्स एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हम एवरेज रिएक्शन रेट तो नहीं यूज कर सकते, तो इससे हमें ज्यादा कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. दूसरी चीज, the change in molar concentration of a species for two same time gaps is not same. So ये लाइन समझने के लिए हमें ये सारा सीक्वेंस समझना पड़ेगा. तो ये ग्राफ है, ये जो पहले ग्राफ बनाया था कुछ उसी तरह का ग्राफ है. यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है x और यहाँ पे टाइम गैप है t. ओके, सो मैंने यहाँ पे दो टाइम गैप्स लिए हैं. पहला मैंने टाइम गैप लिया t1 से लेकर t2 तक, और दूसरा मैंने टाइम गैप लिया है t2 से लेकर t3 तक. तो दोनों के लिए ही मैं एवरेज रिएक्शन रेट लिखूंगी. तो एवरेज रिएक्शन रेट फ्रॉम टाइम t1 टू t2 क्या रहेगा, उसको हमने एवरेज रिएक्शन a मान लिया है. टाइम गैप t1 से t2 तक जो एवरेज रिएक्शन रेट है उसको हमने मान लिया है a. ठीक है, सो उसको हम इस तरह से लिखेंगे. ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी जानते हैं हमने यहाँ क्यों लिखा है. सो ये आपका एवरेज रिएक्शन रेट a है. सो दूसरा टाइम इंटरवल लेते हैं, एवरेज रिएक्शन रेट फ्रॉम टाइम इंटरवल t2 टू t3. तो इसके लिए जो एवरेज रिएक्शन रेट होगा वो ये होगा. ओके, तो इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर t1 से लेके t2 और t2 से t3 मींस हियर टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2. मींस ये जो टाइम इंटरवल है t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2 ये बराबर है, इक्वल है. ओके, सो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए जरूरी नहीं है कि ये वाला एवरेज रिएक्शन रेट और ये वाला एवरेज रिएक्शन रेट सेम हो. इट कैन बी सेम और इट कैन नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी. मतलब हो भी सकता है सेम और नहीं भी हो सकता है. तो इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम सेम टाइम गैप ले ले, जैसे मैंने यहाँ पे सेम टाइम गैप लिया है, इसके लिए जो एवरेज रिएक्शन रेट्स की वैल्यू आएगी जरूरी नहीं है वो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. तो मैं कह सकती हूँ कि एवरेज रिएक्शन रेट A मे और मे नॉट बी इक्वल टू एवरेज रिएक्शन रेट B. सो these two are the limitations of average reaction rate. जैसा कि मैंने आपको कहा कि एवरेज रिएक्शन रेट से हमें रिएक्शन रेट की डेफिनेट पिक्चर नहीं मिलती है, ट्रू पिक्चर नहीं मिलती है. तो मैंने आपको ये भी बोला था कि इंस्टेंटेनियस रेट, अगर मुझे एक इंस्टेंट पे रिएक्शन रेट चाहिए तो उसके लिए एवरेज रिएक्शन रेट जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो उसके लिए भी तो इंफॉर्मेशन चाहिए ही. तो उसके लिए हम आ जाते हैं instantaneous reaction rate पे. So in order to have a true picture of the reaction rate, one should know the reaction rate at any particular instant during the course of reaction. मतलब कि पूरी रिएक्शन में से अगर मुझे एक छोटे से पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए रिएक्शन रेट जानना है तो मुझे जानना होगा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट. तो ये जो चीज है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट. सो व्हाट द इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट एक्चुअली इज द एवरेज रिएक्शन रेट. इट इज द एवरेज रिएक्शन रेट एट द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम. सबसे छोटे इंटरवल ऑफ टाइम जिसको हम dt बोलते हैं. इस इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो एवरेज रिएक्शन रेट है जब डेल्टा अप्रोचेस जीरो, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट. मतलब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट वो एवरेज रिएक्शन रेट है जिसमें टाइम लगभग जीरो होता है. चेंज इन द इंटरवल ऑफ टाइम इज अप्रोक्सीमेटली जीरो की तरफ अप्रोच करता है इंटरवल ऑफ टाइम. तो उस इंस्टेंट के लिए हम जो रिएक्शन रेट यूज करेंगे वो है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट. So instantaneous reaction rate is equal to average rate as delta t. It approaches zero, means change in interval of time approaches zero. So let us consider a reaction. Now for a reaction R gives P. R is the reactant here, P is the product here. For this reaction
रिएक्शन रेट विल बी गिवन लाइक दिस. ओके, हमने पहले भी पढ़ा है किस तरह से हम रिएक्शन रेट को डिटरमाइन करते हैं. तो इसके सामने इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है छोटा सा डेल टी अप्रोचेस जीरो. डेल टी अप्रोचेस जीरो का मतलब ये है कि जो इंटरवल ऑफ टाइम है बहुत छोटा है, जीरो की तरफ अप्रोच करता हुआ, तो उसके लिए हम डेल्टा साइन यूज करने की बजाय स्मॉल डी साइन यूज करेंगे. बाकी सारी चीजें सेम है. ये तो था रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन लगा, इट मींस ये रिएक्टेंट के लिए है. और मुझे प्रोडक्ट के लिए जानना है तो सेम चीज हम प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं. डेल पी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पी दैट इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल टी, और यहाँ पे छोटा सा डेल टी अप्रोचेस जीरो, मतलब कि ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट है, एवरेज रिएक्शन रेट नहीं है. तो उसके लिए डेल्टा विल बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल डी. तो डीपी अपॉन में डीटी गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, एंड माइनस डी आर अपॉन में डीटी गिव यू द instantaneous reaction rate. This is with respect to reactants and this is with respect to products. जैसे हमने ग्राफिकली एवरेज रिएक्शन रेट को कैलकुलेट किया था, उसी तरह से हम ग्राफिकल मेथड से ही इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट को भी मेजर करेंगे या कैलकुलेट करेंगे. So in order to know the reaction rate at any instant of time, किसी भी इंस्टेंट पे टाइम के अगर हम रिएक्शन रेट जानना चाहते हैं, जिसको हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट बोलेंगे, उसके लिए हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट. टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा जैसे कि हमने इस ग्राफ में किया है पॉइंट y पे. ये देखो हमने पॉइंट y लिया है, ये है पॉइंट y. यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं इस एग्जैक्ट इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट जानना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ y से ड्रॉ करूंगी नीचे लाइन t तक पहुंचती हूँ. तो मुझे इस टाइम इंटरवल पे जानना है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट. ओके, सो ये जानने के लिए मैं ये जो पॉइंट y है यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, जो टेंजेंट है क्यू पी. ओके, सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो स्लोप है टेंजेंट का ये क्यू पी, जिसको हम tan थीटा से बता सकते हैं, इट गिव्स द इंस्टेंटेनियस रेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जिस पे हम जानना चाहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इंस्टेंटेनियस रेट dx by dt minus dx by dt means I am going to tell you the instantaneous reaction rate in terms of change in concentration, molar concentration of reactant, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, and that will be equal to tan theta. And tan theta क्या होता है? tan theta होता है perpendicular divided by base. Okay, so perpendicular क्या है यहाँ पे? Perpendicular है this OQ is the perpendicular and divided by base. So base is OP. So therefore instantaneous rate minus dx by dt will be equal to OQ upon OP. So in this way we can calculate the instantaneous reaction rate by graphical method.